Time for our English classes. Today we will start chapter 4 in our English grammar, subject and predicate. आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 4 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे. It is very easy. Let's see what is given in your book. All sentences are made of two parts, subject and predicate. A subject is who or what the sentence is about. The predicate tells us about the subject. हमने इसके पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि सेंटेंस के बारे में. ठीक है, सेंटेंस क्या होते हैं? A group of words arranged in a sequence that gives complete sense. ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि सीक्वेंस में होते हैं और हमें कंप्लीट मीनिंग उसकी प्रोवाइड होती है, उन्हें हम कहते हैं सेंटेंस. इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि कोई भी सेंटेंस होता है उसका दो पार्ट होता है. एक मेन पार्ट सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट इज नोन एज प्रेडिकेट. सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में वो सेंटेंस होता है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है. और सब्जेक्ट के बारे में बताने वाले जो पार्ट होते हैं, द रेस्ट पार्ट इज नोन एज प्रेडिकेट. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट. ठीक, सूरज पूर्व की दिशा में उगता है. तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? सन के बारे में बात हो रही है. तो यहाँ पे द सन हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा. और अब सन के बारे में जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, जो एक्सप्लेनेशन आ रहा है, दैट इज ओनली नोन एज प्रेडिकेट. ठीक है, तो यानी subject is the main part of the sentence, the doer of the action, and the remaining part that tells about the subject is known as predicate. For example, the sun rises in the east. यहाँ पे sun क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस यही है, इसी के बारे में बात हो रही है. और इसके बारे में जो बता रहा है, rises in the east, यानी sun क्या कर रहा है? ईस्ट के डायरेक्शन में राइज करता है, उगता है. तो इसलिए रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट. इसके बाद अब हमें अपने चैप्टर में पढ़ना है कि देयर आर सर्टेन रूल्स टू डिसाइड वेयर एग्जैक्टली द सब्जेक्ट विल बी. हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होगी, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. ठीक है, तो ऑन पेज नंबर 16 देखिए, द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द वर्ब. सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले होता है. जैसे एग्जांपल में द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पे राइजेस यानी उगना वर्ब है और इसके पहले सब्जेक्ट होता है. जनरली क्या होता है, सेंटेंस में वर्ब के पहले हमारा सब्जेक्ट होता है. इसके बाद आप देखिए, जो हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो उसमें हमारे सब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. तो देखिए, फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, in interrogative sentence the subject comes after the verb. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन वर्ब के बाद होगी. फॉर एग्जांपल, वेयर इज तनु. यहाँ पे आप देखेंगे हमारा वर्ब है इज और सब्जेक्ट है तनु. क्यों? क्योंकि तनु के बारे में बात हो रही है. वेयर इज तनु, तनु कहाँ है? तो यहाँ पे तनु हमारा सब्जेक्ट है और इसकी पोजीशन कहाँ है? वर्ब के बाद. तो जब भी हमारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो सब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा वर्ब के बाद होती है. ठीक है, इसी तरह देखिए, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कंटेनिंग टू वर्ब द सब्जेक्ट कम्स बिटवीन द टू वर्ब. लेकिन अगर हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो वर्ब, टू वर्ब्स होते हैं, तो हमेशा हमारा जो सब्जेक्ट है वो उन दोनों वर्ब के बीच में होता है. फॉर एग्जाम्पल, What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? यहाँ पे are और doing हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है. इनके बीच में हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है you. तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दो वर्ब होते हैं, तो हमेशा सब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? उनके बीच में होती है. क्लियर है? इसके बाद अब आप पहचानेंगे कैसे कि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है. तो आप उस सेंटेंस से पूछिए क्वेश्चन, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, किसके बारे में बात हो रही है?
sentence is about, then you'll come to know where is exactly the subject is in your sentence. जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब के बाद होता है सब्जेक्ट, और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो वर्ब होते हैं तो सब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा वर्ब के बीच में होती है। क्लियर है? इसके बाद हमें पढ़ना है इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस देने वाले सेंटेंसेस होते हैं, उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे होता है। See, it is written in your book. In imperative sentences, the subject is implied. Imperative sentence में सब्जेक्ट लिखा नहीं रहता, वो हम समझ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर, कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलने के लिए। इस सेंटेंस में हमें अगर सब्जेक्ट पहचानना है तो हम बोलेंगे ओपन द डोर। ओपन द डोर बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है किसी सेकंड पर्सन से बोल रहे हैं, अपने सामने वाले से बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ओपन द डोर में जो सब्जेक्ट छिपा हुआ उसे हम क्लियर है। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट सेंटेंस में लिखा हुआ नहीं होता, इट इज इम्प्लाइड इन द सेंटेंस, आप समझ जाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, प्लीज खाना खाने बैठे हैं, कह रहे हैं प्लीज पास द सॉल्ट। प्लीज पास द सॉल्ट, नमक आप मांग रहे हो तो जाहिर सी बात है अपने बगल वाले से मांग रहे हो, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट छिपा हुआ है एंड द सब्जेक्ट इज यू, यानी सेकंड पर्सन से हम बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग टू यू टू पास द सॉल्ट। इंपरेटिव सेंटेंसेस में क्या होते हैं, हमारे सब्जेक्ट आर इम्प्लाइड, दैट इज सब्जेक्ट्स आर ऑलरेडी अंडरस्टूड। क्लियर है? इसके बाद हमें देखना है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, हमारे हैप्पीनेस, फियर, सैडनेस, एंगर, इन सभी को एक्सप्रेस करने के लिए जिन सेंटेंसेस का हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। और देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट का होता है, in exclamatory sentences the subject comes before the verb। अभी तक हमने देखा था कि सब्जेक्ट हमारा वर्ब के बाद था, लेकिन exclamatory sentences में इसका उल्टा है, यानी the position of the subject is before the verb। For example, what सेंटेंस है हमारा, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अकॉर्डिंग टू रूल हमारा वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब हमारा इज, और इसके पहले वाले वर्ड इट को हम कह देंगे सब्जेक्ट, ठीक है। तो इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज ऑलवेज बिफोर द वर्ब। कोई भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है उसमें हमेशा सब्जेक्ट की पोजीशन वर्ब के पहले होती है। क्लियर है? इसके बाद हम देखेंगे देयर हियर सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं डेमोंस्ट्रेटिव जिसमें हम देयर हियर इस सेंटेंसेस का यूज करते हैं, उसमें हम देखेंगे कि हमारे सेंटेंस की पोजीशन कहाँ होती है। देखिए, इन सेंटेंसेस व्हिच बिगिन विद देयर और हियर the subject comes after the word। ऐसे सेंटेंस जो देयर या हियर वर्ड से शुरू होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट की पोजीशन होती है वो कहाँ होती है, वर्ब के बाद होती है। फॉर एग्जाम्पल,
वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा इज। तो देयर या हियर टाइप सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ रहती है, वर्ब के बाद। ठीक, तो इस सेंटेंस में भी वर्ब के बाद हमारा जो वर्ड है दैट विल बी आवर सब्जेक्ट। क्लियर है बेटा? ये चैप्टर बहुत इजी है, studying about subject and predicate, and then after that we have studied what are the rules to identify a subject in the given sentences। हमारे इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ रहती है, उसके लिए हमने रूल्स को स्टडी किया है। जस्ट रिवाइंड दिस वीडियो, go through the video again and again, and you will come to know how interesting and easy the topic is. And after that, try to do exercise A, B, and C. Till that, good day.